ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। और हम देखते हैं, यहाँ पर हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 करा चुका हूँ, और ये कोऑर्डिनेट का कितना वेटेज है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, आपके जो टेस्ट होते हैं या प्री बोर्ड होते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे कर दें, लेकिन जो आपका बोर्ड है, बोर्ड के अंदर कितने नंबर का आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेबस क्या है इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो, पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि, मैं आपको यहाँ बता दूं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पैरेललोग्राम होता है, वो कुछ लगभग ऐसा बना हुआ होता है। ये हमारा पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है, मैं देखो यहाँ पर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस करूंगा, केवल साइड डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। तो ये दो अपोजिट जो साइड होती हैं, ठीक है, जैसे इसको मैं अगर नाम दूं ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी, जो ए बी लाइन है वो किसके इक्वल होगी, डी सी के। एंड और ये जो लाइन है, ये कौन सी, बी सी, वो किसके इक्वल होगी, ए डी के। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसके, डायगनल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, कि जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स कौन से, अगर ए और सी को मैंने मिलाया, एक डायगनल मिला, फिर बी और डी को मिलाया तो दूसरा डायगनल मिला। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जो है समझ लो बस। और मैं यहाँ पर इसको पी बोल देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। मिड का मतलब समझ रहे हो ना। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ए और बी कुछ भी है, और पी एक मिड पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो हम फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस x2/2, और वाई इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ऐसे निकालते थे। तो हम इसी का यूज करेंगे, लेकिन हमको ये तो पता हो पी मिड पॉइंट है, पी ए सी का मिड पॉइंट है, और पी बी डी का मिड पॉइंट है। ये मतलब जो है फीचर है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का। जहां भी एक दूसरे को वो कट करते हैं, वो कैसा होता है, वो एकदम मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट जहां भी ये कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि P इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मैं यहाँ पर बस आपको ये लिखना नहीं है, बता रहा हूँ बस आपको। आप लिख भी देना, ये वाली बात तो लिख देना उसमें, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड पी डी। सीधा लिखो, एज वेल एज बी डी। तो P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ये बहुत जरूरी है, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का यूज हम करेंगे। तो और ये वाले जो है, जब भी हमारे पास हमको एक लाइन सेगमेंट मिले, उसके मिड पॉइंट दिखाई दे जाए, तो हम ये वाला x1 y1 और इसको अगर x2 y2 दे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है जो सेक्शन फॉर्मूला था उसी का पार्ट है, तो इसका यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, पैरेललोग्राम। आपको जो पैरेललोग्राम बनाना है, वो ऐसा नहीं कि आप कार्टेशियन प्लेन में जाकर उसको फिर रिप्रेजेंट करो, उसी में लगे रहो, ग्राफ क्यों नहीं मिला, तो ये नहीं करना। आपको एक रफ सा बना लो, जिससे एग्जाम्पल को पता लग जाए, एक आइडिया लग जाए। देखो, एक डायग्राम, मैं बार बार बोलता हूँ, डायग्राम आपको बहुत कुछ जो है आपको भी सिखाता है, और जो कॉपी चेक करता है आपकी, उसकी भी हेल्प करता है सीखने में। जरूरी नहीं कि आपकी एनसीईआरटी आर डी शर्मा या फिर किसी जो कोचिंग संस्थान में उसकी जो मटेरियल होगा उसमें वहां पर वो सब दे रखा हो कि डायग्राम डायग्राम कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन वो समझने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं।
और इसके जो ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा मुझे लगता है, इसको मैं नीचे बनाता हूँ। तो ये हमारे पास सीधा बनना चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम, इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसने कुछ भी नाम नहीं दे रखा है, कोई भी पॉइंट नहीं दे रखे, तो मैं यहाँ पर ए बी सी डी दे देता हूँ। सीक्वेंस देना, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स 1,2, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4,y, और सी पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स x,6, और डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3,5। ये हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हम डायगोनल भी इसके बना लेते हैं, क्योंकि डायगोनल का भी जो है ज़रूरत है उसकी। तो मैं यहाँ पर ए और सी को मिला देता हूँ, और फिर ये डी और बी को मिला देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कोई पॉइंट दे देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर ये जो है पॉइंट, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा पी पॉइंट है। और पी पॉइंट के मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट को एक्स डैश बाई डैश लेट कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? अब आप कहोगे एक्स डैश वाई डैश क्यों लेट कर रहा है, मैं एक्स और वाई क्यों नहीं कर रहा? देखो एक्स और वाई जो है मेरे क्वेश्चन के अंदर पहले से आ रहे हैं। यहाँ एक्स आ गया, यहाँ वाई, तो मैं ऐसे कोऑर्डिनेट सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ जो ऐसे पॉइंट जो पहले से ही आ रहे हो। तो मुझको कुछ डिफरेंट लेना पड़ेगा। आप ए कॉमा बी ले सकते हो, अलग लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश ले ली। अब हमको पता है कि P इज द मिड पॉइंट, तो आप लिख दो, ये वाला स्टेटमेंट लिख दो। एग्जामर को पता लग जाएगा, मैसेज चला जाएगा उसके दिमाग में कि भाई यहाँ पर बच्चा क्या करना चाह रहा है। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज, एंड भी लगा सकते हो, एज वेल एज BD। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डैश इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो इसके बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इसको x1 y1 और इसको मैं x2 y2। तो यहाँ पर x1 कितना है? x1 है यहाँ पर 4, और x2 कितना है? 3 अपॉन 2। तो कितना आ गया? y डैश निकालता हूँ यहाँ से। y डैश कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। और y1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? y1 की वैल्यू है y1 की वैल्यू है यहाँ पर, देखो y1 की वैल्यू है यहाँ पर y, तो इसको ऐसे लिखो। और y2 की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 2। ठीक है, इसको आप इसको यहीं छोड़ दो, या इक्वेशन वगैरह अगर देना है तो दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो छोड़ दो। दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके, अब मैं अब मैं एक जो है ये जो AC देख रहे हो, AC के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। देखो मैंने जब BD के बीच में ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश वाई डैश निकले, ये आ गए। लेकिन एक में x आ रहा है और एक में y आ रहा है। एक तो ठीक आ गया एग्जैक्टली नंबर, लेकिन दूसरे में y आ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वो सेम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही देगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि P पॉइंट जो है इसका और इसका दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसलिए मैंने ये जो है लाइन लिखी है। तो अब मैं यहाँ पर P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फिर से निकालने के लिए जा रहा हूँ। और इसको मैं अब इस बार x1 y1 दे देता हूँ, और इसको मैं x2 y2 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1 प्लस, और ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड में, शायद पिछली बार ही रिपीट हुआ था। x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, और x2 की वैल्यू है यहाँ पर x अपॉन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दो। और y डैश कितना निकालोगे? y डैश फॉर्मूला जरूर लगाना है। आधा नंबर आपको कभी कभी गलत हो जाए क्वेश्चन उसी का फॉर्मूले का देकर बड़ा करके आपको एग्जामर जो है मार्क्स दे देता है। तो y1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो अब हम इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं, तो y1 कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा 2, और y2 कितना हो जाएगा? 6। तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 2, कैंसिल कर दो तो 4। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या है? करना ये है कि जो देखो, जब मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला, तो x की वैल्यू निकाली, ये x की वैल्यू आ गई।
और जब इन दोनों के बीच में मैंने फॉर्मूला निकाला, एक्स डैश की वैल्यू आ गई है, मतलब दोनों एक्स डैश ही हैं, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 and 3 इम्प्लाई दैट, तो एक्स दोनों एक्स डैश हैं, तो आप क्या लिखोगे, 1 + x/2 इक्वल टू 7/2। 2 से 2 हटा दो नीचे से, तो कितना बचा, 1 + x इक्वल टू 7। 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो कितना आ जाएगा, 7 - 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6। तो सॉरी, ये मैंने, हाँ ठीक है, x की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ पर, x डैश तो भूल ही गए हमको, x डैश की तो कोई जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। अब ऐसे ही y डैश, ये वाला y डैश और ये y डैश एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाई दैट। अब ये, इसका मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में कि मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से कुछ कर रहा हूँ, ये जो इम्प्लाई दैट का मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि मैं कोई इनको या तो सॉल्व कर रहा हूँ या कुछ करके कुछ कर रहा हूँ। एग्जाम देखो, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है, आप ये सब लिखते हो ना, तो उसके दिमाग के अंदर तक मैसेज आता है एग्जामर के, कि क्योंकि वो मैथ का टीचर है, उसको पता है कि भाई ये सब क्या होता है। तो अब ऐसा नहीं, आपने ये, आपको कोई टीचर सिखा नहीं रहा है, या फिर वो आपकी मैडम आपको बार बार वो लिखना सिखा रही है। हर मैथ में देखो टाइम भी नहीं इतना होता, हर चीज़ छोटी छोटी नहीं लिखी जाती है। तो आपको सोच समझ कर लिखना चाहिए हर चीज़ को, ऐसा नहीं होता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 2 वो हर बारी बार इंग्लिश में आपको लिख के दिखाओ। तो आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपको टाइम भी बचेगा और प्लस आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2, ये जो बाई डैश है और ये इधर बाई डैश, इन दोनों को एक दूसरे को इक्वल कर दिया, तो कितना आ जाएगा, y + 5/2 इक्वल टू 4, ये आ गया। तो अब मैं यहाँ से 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, और 5 को इधर ले जाकर ट्रांसपोज कर देता हूँ, माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। तो यही पूछा था उसने, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वट, अब देखो वट, ये वर्टिसेस देखिए, एंड द वैल्यू, वैल्यू भी निकालनी है। अब देखो वैल्यू तो निकाल दी हमने, अब कभी भी कभी कभी क्या करता है, वर्टिसेस भी पूछ लेता है। देखो वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया, कुछ, अरे कुछ नहीं होता है, ये जो आपने यहाँ पर वैल्यू रख दो। ठीक है, तो बी जैसे सी पॉइंट की वर्टेस देखो, एक्स वर्टेसेस क्या है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6, ये x,6, यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो निकाली है हमने 6, तो 6,6। ठीक है, और जो वर्टेसेस बी है, बी वर्टेसेस ऐसे लिख देना थोड़ा सा स्टेटमेंट फ्रेम करके, मैं यहाँ पर जरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, पी का वाई की वैल्यू कितनी है, 3। तो ऐसा मतलब पूछ लेता, अगर इसी क्वेश्चन को उसको 3 नंबर का बढ़ाना है या कुछ करना है। अब देखो एक समस्या यहाँ पर आती है कि मतलब बच्चों के दिमाग में तो ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, तो देखो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो और क्या तरीका है, और दूसरा तरीका बता देता हूँ, लेकिन करना नहीं है आपको, उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है एक्चुअली, यही है। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया, तो आप क्या काम कर सकते हो, देखो इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, और इसके बीच में, मतलब आपको CD के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और AB के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है, फिर इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देना, तो वहां से एक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद में इसके बीच में आपको AD के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, CB के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देना, वहां से एक इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है, वहां से एक्स वाई मिल जाएगा, और फिर आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो एक वो तरीका है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये काफी छोटा है। तो इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला अब इक्वल क्यों करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये साइड इसके इक्वल है। तो जब आप डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाओगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही शुरू करना है, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने इससे कर दिया कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे या ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उतने ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वही समस्या होती है कि अब टाइम बचाना होता है। 3 घंटे आपको लगता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 3 घंटे ज़्यादा भी नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए एंड बी आर द डायमीटर ऑफ द ए। तो हमको एक, ये थोड़ा सा सर्कल कबाड़ हो गया है, फिर भी आप समझ लेना, एक सर्कल ही है, इसका सेंटर है और इसके डायमीटर है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर ए एंड बी आर द सर्कल हुज सेंटर इज दिस। देखो क्या कह रहा है, हुज, देखो यहाँ पर समझना चाहिए आपको क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से निकालने हैं हमको। यहाँ पर दूसरा पेन लेता हूँ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमको, वेयर ए एंड बी डायमीटर है। तो ये ए और बी क्या है हमारे पास, डायमीटर है।
वेयर ए एंड बी आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, इसका जो सेंटर है ये, इसको मैं दे देता हूँ पी, सेंटर दे रखा है यहाँ पर 2, -3, और ए पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसको मैं x1 y1 लेट कर लेता हूँ। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसने 1, 4, तो ये हमको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन है। देखो सर्कल के बारे में आपको पता है, तो पता होना चाहिए कि सर्कल का जो सेंटर होता है, ये डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो ये तो x1 y1 हो ही गए, आप इसको और भी कुछ दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि लो a, b दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, और ये जो हो जाएंगे ये x डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर वो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1/x2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? x की वैल्यू देखो, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 2, और x1 की वैल्यू होगी यहाँ पर a, और x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, और ये 2 की यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो a प्लस 1, इधर 1 माइनस कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 1, दैट इज 3। तो a कितना मिल गया मेरे पास? ये 9 नहीं है, 9 जैसा जो लग रहा है आपको, ये a है, मैंने यहाँ पर a कंसीडर किया है। थोड़ा सा हो जाता है ये वो इधर उधर तो मतलब क्योंकि हम हाथ से लिखते हैं तो हाथ से थोड़ा बहुत इधर हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो और सॉरी, डिस्टेंस फॉर्मूला, बार बार नाम याद आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू y1/y2/2। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? ये जो लिखा है -3, और y1 कितना हो जाएगा यहाँ पर b प्लस y2 कितना है 4/2, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो -3 में, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो b प्लस, ये 4 को ट्रांसपोज करके देखो, 4 इधर राइट हैंड साइड में कैसा प्लस का ट्रांसपोज करोगे, मतलब 6 की ओर -6 की ओर ले जाओगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा b। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई -10। तो हमारे पास a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a, हमने क्या x, y लेट किए थे, सॉरी x, y नहीं, a, b, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है कि 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई -10, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। सिंपल सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो सकता है कि 2 1 नंबर में आपसे पूछ ले। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ बाहर की आ जाए, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं लेक्चर जल्दी से कंप्लीट करा देता हूँ इसको। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ए पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, सॉरी, ए एंड बी आर द रेस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पी सच दैट, देखो अब हमारे पास एक, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन सेगमेंट, तो ये ए दे रखा है, इसके मैं इसको ए दे देता हूँ और इसको बी दे देता हूँ, और यहाँ पर कहीं पी दे रखा है उसे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -4, और ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, वो निकालने, तो हम इसको एक्स वाई लेट कर लेते हैं। अब देखो हमको और क्या गिवन है, हमको एक और चीज गिवन है कि ए पी 3 अपॉन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, तो यहाँ से हम ए बी को ए पी के अपॉन में ले जाते हैं। अब इसका मतलब समझो ये है क्या चीज, क्योंकि रेशो नहीं दे रखा, और रेशो आपको इसी प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। देखो नीचे जो ए बी का मतलब हो गया 7, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो ना, ये 7 है, ये 7 यूनिट है, मतलब 7 सेंटीमीटर ऐसी कुछ। ए बी क्या है, आप मान लो ए बी होगी 3, ठीक है। तो अगर ए पी 3 है, तो ये तो बचा कुचा टोटल तो 7 है, ये 3 है, तो बचा कुचा कितना हो गया 4 हो गया भाई।
टोटल 7 है, 3 ये हो गया, तो रिमेनिंग तो 7 माइनस 3 4 ही हो गया। तो अब हमारे पास रेशो निकल गया। तो रेशो मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4। ये मैंने रेशो निकाल लिया। ये कभी आप सोच रहे हो ये मैंने ऊपर कैसे कर दिया, तो इसका रेशो दिस अपॉन दिस, तो 3/4। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू 3 आ गई, और n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमको जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। नाम लिख देना आप, सेक्शन फॉर्मूला। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में लिख देना। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि x इक्वल टू, नीचे लिखते हैं m प्लस n, और यहाँ पर m के साथ में लिखा जाता है x2। जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो x2 लिखा जाएगा, और n यहाँ पर लिखा जाएगा x1। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू है यहाँ पर 3, और n की वैल्यू है 4। 3 मल्टीप्लाई, इसको x1, देखो इसको देना आपको x1 y1, और इसको देना है आपको x2 y2। तो x2 कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, ये जो x2 है ये कितना है 2 है, प्लस का 3 मल्टीप्लाई 2, प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n की वैल्यू तो 4 है, और x1 कितना है यहाँ पर, x1 है -2। ठीक है, तो ये जो है चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8 अपॉन 7। तो कितना आ जाएगा -2/7। तो हमारे पास ये जो है इसका ए बी नहीं, अभी एक्स का ही कोऑर्डिनेट हमने निकाला है। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर -7/2। अब ये एक्स का निकल गया। अब हम क्या करते हैं, वाई का निकालते हैं। तो वाई का इधर निकाल लो। वाई इक्वल टू फॉर्मूला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सेक्शन फॉर्मूला नाम डालकर लिखना, और ऐसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी बोर्ड की कॉपी काफी बड़ी होती है, तो डैश डाल कर यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो m प्लस n। तो ये कितना जाएगा y2, और ये आ जाएगा y1। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, 3 प्लस 4, और 3 मल्टीप्लाई y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, y2 हो जाएगा, देखो ये y2 है -4, प्लस n की वैल्यू है 4, 4 मल्टीप्लाई y1 कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 12, और ये माइनस का 8, और नीचे कितना आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा -20/7। तो हमारे पास ये जो है कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ठीक है, तो आप लिख देना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी पॉइंट कितने आ गए। पॉइंट पी इक्वल टू एक्स कोमा वाई थे। एक्स की वैल्यू निकाली मैंने -2 अपॉन, और वाई की वैल्यू -20/। तो ये हमने देखा क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो क्वेश्चन तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, एक एक नंबर का क्वेश्चन उसने यहाँ से फ्रेम रेशो ही निकलवा लिया आपसे, एक एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूरा सॉल्व ही नहीं करवाया। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई, कैसे रेशो निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए -2,2 एंड ये इंटू 4 इक्वल पार्ट। ये जो है ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर समझने वाली क्या चीज़ है, ये बहुत बार मतलब काफ़ी बार आ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अ, सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम क्या है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं ए दे देता हूँ, और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है -2,2, और बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है, ये बी है, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 2,8। देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ये आप ऐसी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करोगे नहीं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। ये बनाओ, वो करो, ग्राफ लो, तो वो सब आप रफ सा ही बना दो डायग्राम। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि भाई आपको वो पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाकर वो करना है, वो ऐसा कुछ नहीं करना है, आप रफ सा डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पर पी पॉइंट है, ठीक है, और मैं लेट कर लिया मैंने, यहाँ पर पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट, क्योंकि उसने नाम तो नहीं दिया, पी और क्यू है।
तो कंडीशन उसने ये बोला था कि भाई ये जो पॉइंट पी और क्यू है, ये इस बोला नहीं है, बस ये कह रहा है कि चार इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। तो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ए पी, ये किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ये किसके इक्वल है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, उसने बोला है फोर इक्वल पार्ट्स। फोर इक्वल पार्ट्स का मतलब चार चीजों में वो करना पड़ेगा। तो ये इसको हटाना पड़ेगा, मैंने पॉइंट केवल, क्योंकि ये अभी हो रहा है। सेकंड, मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। ठीक है, पूरा आ जाएगा हमारे पास ये। तो अब चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है आपको, तो इस पर कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको, इस पर पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको तीन। तीन पॉइंट लेने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट तो ये ले लिया मैंने, यहाँ पर कुछ ज्यादा दूर हो गया शायद, तो थोड़ा सा ठीक सा लगे। एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लिया, और एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, तो इसको मैं दे देता हूँ पी, और इसको क्यू, और इसको आर। अब ये तीनों लाइन सेगमेंट मतलब चार बन गए टुकड़े। एक तो ये, ठीक है, जैसा ए पी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ये किसके इक्वल है, क्यू आर इक्वल टू आर बी। तो ये लाइन सेगमेंट सभी बराबर है, मतलब अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ए पी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सारे बराबर है। फोर इक्वल पार्ट्स का मतलब यही होता है। आप समझ रहे हो। तो अब मुझको पी पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्यू पॉइंट के निकालने हैं। तो मैं जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसको तो एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं एक्स डैश वाई डैश ले लेता हूँ, और आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश ले लेता हूँ। आप ये सब ले सकते हो, ठीक है, अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि भाई। तो अब मैं यहाँ पर, ये हमारे पास, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो आप समझने की कोशिश करना इसको। तो मैं यहाँ पर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जा रहा हूँ, तो पी पॉइंट के लिए मैं अलग से एक डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ए, समझना, आपको जरूरी नहीं कि हर बार आपको डायग्राम बनाना। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 2, -2, और जो बी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2, 8। और यहाँ पर मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, और ये मैंने एक्स कॉमा वाई दिए हैं, लेट किया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले तो मुझको तो यही पता होना चाहिए कि भाई और रेशो क्या होंगे। तो रेशो आपको निकालना पड़ेगा, कैसे, देखो अब जरा सोचो, उसने चार इक्वल पार्ट में बोला है। तो अगर आप ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हो, आप टू भी ले सकते हो, इक्वल का मतलब बराबर है। तो पी क्यू भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो फिर रेशो कैसे निकलेगा, रेशो निकालना हमको ए पी अपॉन पी बी, ये रेशो निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर, मैं 1 ही लिख के कर रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 1:3। तो हमारे पास ये जो है m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर m की वैल्यू आ गई 1, और n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब हम यहाँ पर p पॉइंट निकालने के लिए वो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x निकालने के लिए जा रहा हूँ, तो नीचे m प्लस n, और यहाँ पर m प्लस n। m के साथ में क्या लिखोगे, m के साथ में लिखोगे x2, और n के साथ में क्या लिखोगे, x1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर m की वैल्यू है, इधर आगे लिख देता हूँ, m है 1, और है n है 3। तो 1 + 3 और 1 मल्टीप्लाई। देखो इसको मैं यहाँ पर ध्यान दो, इस वाले जो इसको x1 y1 ले लेता हूँ, ये x1 y1, और इसको मैं x2 y2। तो x2 कितना है यहाँ पर 2, प्लस n की वैल्यू लिखो 3 मल्टीप्लाई, और x1 कितना हो जाएगा, -2। तो कितना आ जाएगा, नीचे तो 4 आ गया, और 2 -5, तो कितना आ जाएगा, -3/4। तो x निकल गया मेरे पास। अब मुझको y चाहिए, तो y चाहिए, तो y का वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो क्या होता है, m प्लस n, और ऊपर m, फिर यहाँ पर n, इसके साथ में y2 लगाओ, इसके साथ में y1 लगाओ। अब वैल्यू लिखते हैं, तो m की वैल्यू है यहाँ पर 1, और n की वैल्यू है यहाँ पर 3। तो 1 मल्टीप्लाई
y2 कितना हो जाएगा, y2 है यहाँ पर 8 प्लस, और n की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3, 3 टू जा 6 और 4, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 अपॉन 4, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दो तो 7 अपॉन 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेट निकल गया, तो y की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू निकल गई। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे कितने आ गए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -3,4,7,2। तो ये हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है माइनस का, एक सेकेंड, तो -2, हाँ नहीं नहीं माइनस का, एक सेकेंड, तो शायद मुझे लगता है गड़बड़ हुआ है 6, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ये 3 टू जा 6 आएगा, ये 5 नहीं आएगा, ये 3 टू जा 6, तो कितना आ जाएगा -4, ठीक है, -4 और 1, ठीक है, तो -1, सॉरी -1 आ जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि -1 आएगा, -1, हाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -3 अपॉन 4 नहीं था, ये -1 आ गया, ये कुछ गड़बड़ हो रही थी, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हमने P पॉइंट के निकाले, अब Q पॉइंट के निकालेंगे। देखो Q पॉइंट का समझो जरा, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ और फिर समझने की कोशिश करना। ये डायग्राम मैं बार बार बना रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि आप मतलब ये सारी चीजें आप खुद बनाओ बार बार, ये सब समझने के लिए है। तो मैं यहाँ पर अब मैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो Q पॉइंट के लिए मैं एक पहले पूरा लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर कितना है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है -2,2, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर वो कितने हैं 2,8। अब क्यू पॉइंट ले रहे हैं हम। अब ध्यान से समझना जरा क्यू पॉइंट का रेशियो कैसे निकालेंगे। क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, मैंने यहाँ पर ये क्यू पॉइंट लिया है और इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स डैश कॉमा वाई डैश लिए, मैंने कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर बीच में, एक्स और वाई के बीच में। अब देखो यहाँ पर रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या होगा, मैंने इनको सबको 1 1 यूनिट में डिवाइड किया हुआ, आप 2 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर सकते हो, मैंने 1 1। तो अब रेशियो निकालते हैं। रेशियो का मतलब ए क्यू, देखो जरूरी नहीं ए क्यू, बस ये मुझे बताना है कि आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्यू है वो एकदम बीचों बीच है, लेकिन कैसे पता लगे बीचों बीच है, तो ए क्यू अपॉन क्यू वी। अब ए क्यू कितना है, ए क्यू 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और बी क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 2 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। तो मतलब ये और ये बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रेशियो बराबर है, यानी क्यू मिड पॉइंट है, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या एम की वैल्यू यहाँ पर 1 है और एन की वैल्यू भी 1 है, तो ये इस वाले से भी कर सकते हो, तो आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि भाई आंसर कुछ गलत आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स डैश इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला है, जैसे भी आप अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूले में अब उसमें करना है क्या आपको, एक्स डैश इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, इससे निकलना है, मैं चलो बाद में निकाल कर दिखा दूंगा आपको। तो m प्लस n, m के साथ में क्या लिखा जाएगा x2, और n के साथ में क्या लिखा जाता है x1। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, m की वैल्यू, और m की वैल्यू कितनी होगी 1+1, तो नीचे सीधा मैं 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई x2, कितना आ जाएगा x2, यहाँ पर देखो x2 ये है, इसको x2 y2, और ये हो जाएगा आपका x1 और y1। तो y2 कितना है यहाँ पर 2 प्लस, और n की वैल्यू 1 है, x1 कितना है यहाँ पर x1 है -2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 -2 अपॉन 2, यानी 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक्स डैश कितना आ गया 0, वाई डैश निकालते हैं। तो मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले के अंदर ये जो कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ यहाँ पर वैल्यू रखूंगा मैं सीधी, तो नीचे तो 2 आ जाएगा, और m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y2 देखो y2 कितना है यहाँ पर इस वाले डायग्राम y2 कितना है, y2 है 8 प्लस, और n की वैल्यू 1, y1 कितना है यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 2, यानी 10 आ गया, और 10 से आप
कैन 2 से कैंसिल कर दो तो 5। तो यहाँ पर वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वाई डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास और 5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर तो कितने आ गए 0,5। अब मुझको किसके निकालने, अब निकालने आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो अब मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर और ये ए हो जाएगा मेरे पास और ये बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या दे रखा है पी क्यू आर, आर था। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझको निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे थे -2,2, इसको हम x1 और y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,8, इसको x2 और y2। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किए x डैश, x डबल डैश और y डबल डैश। आप कुछ और भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब यही पॉइंट आपको लेने हैं। मैं बस एक बार डायग्राम को देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर कहीं मैंने आपको बोला था ये P था और ये Q था, तो सबके बीच में डिस्टेंस बराबर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो अब हम रेशियो निकालते हैं ए आर अपॉन आर बी। तो ए से आर तक की डिस्टेंस कितनी है 1+1+3 और आर से लेकर बी तक की डिस्टेंस 1 है, तो रेशियो कितनी आ जाएंगे 3:1। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई 3 और n की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब हम जो है आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जा रहे हैं। तो x डैश डबल डैश m प्लस n अपॉन m, n लिखेंगे और इसके साथ में यहाँ पर क्या लिखा जाता है x2 और इसके साथ में x1। तो वैल्यू रखो यहाँ पर, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, n की वैल्यू कितनी है 1 और 3 मल्टीप्लाई x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई x1 कितना आ जाएगा -2। तो ये आ जाएगा 6 -2/4। तो ऊपर कितना आ गया 4/4, दैट इज द 1। तो x डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1। अब हम y निकालते हैं। तो y डबल डैश, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है m प्लस n और m के साथ में m2 लिखा जाता है और n के साथ में y1 लिखा जाता है। तो m की वैल्यू यहाँ पर 3 है और n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर लिखो 3 मल्टीप्लाई y2 कितना हो जाएगा 8 प्लस n की वैल्यू है 1, y1 कितना हो जाएगा 2। तो कितना आ गया यहाँ पर 8 3 जा 24 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 26/4। 2 से ऊपर नीचे कैंसिल करो तो कितना आ गया 13/2। तो ये जो y डबल डैश है, ये इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कितने आ गए, ये आ जाएंगे यहाँ पर। ये जो x डैश की वैल्यू थी, x डबल डैश की वैल्यू थी यहाँ पर 1 और y डबल डैश की वैल्यू थी 13/2। तो यही हमारे पास जो है वो आंसर था और यही पॉइंट निकलवा रहा था और तो कुछ नहीं निकलवा रहा है यहाँ पर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज और फिर मैं आपको प्राइवेट क्वेश्चन वगैरह जो भी कुछ है मैं दुनिया भर के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद में समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है। पहले तो आपको एरिया के उस रोम्बस के बारे में बताऊंगा मैं और उसकी वर्टिसेस दे रखी हैं। तो अब जरा यहाँ पर देखो, रोम्बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है पैरेललोग्राम की तरह, इसकी सभी साइड बराबर होती है, लेकिन इसके फीचर सुनो जरा, बहुत काम के हैं। तो मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी दे देता हूँ। एक तो रोम्बस की सभी साइड बराबर होती है, ठीक है। जितनी भी साइड होती है रोम्बस की, ऑल साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। तो आप लिख दो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये सभी इक्वल होती हैं। और क्या होते हैं इनके डायगनल्स, इसके इसके जो डायगनल्स अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ। एक तो ये आपने डायगनल्स निकाला और एक ये निकाला, दोनों इक्वल नहीं होते। कोई पॉइंट दे देते हैं हम इसको पी पी। तो हमको यहाँ पर डायगनल्स निकालने हैं। क्यों निकालने हैं अभी बताऊंगा। क्योंकि देखो एरिया ऑफ द रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है, इसने यहाँ पर दे भी रखा है ये, तो ये होता है मल्टीप्लाई
पहले वाला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल, अगर आप डायगोनल निकाल लो, मतलब ये निकालो ये निकालो, बस हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं था। तो यहाँ पर मैं ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लिख देता हूँ 3,0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सीक्वेंस से लिखना है, पर अगर आपने सीक्वेंस से नहीं लिखा ना तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर नहीं आएगा। -1,4। और डी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ यहाँ पर मैं माइनस का, इसको जो है यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ -2, -1। ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे किसके बीच में, एसी के बीच में। तो एसी एसी निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना, वर्टिसेस दे रखी है, ये फॉर्मूला होता है x1 -x2 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक है। तो y1 -y2 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू रखो। तो आप इसको यहाँ पर x1 y1 और इसको x2 y2 दे दो। तो x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो एक माइनस ये प्लस का हो जाएगा, प्लस। और y1 कितना है यहाँ पर 0, y2 कितना है 4। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। ऐसे यहाँ पर 16, तो कितना आ जाएगा, इसको आप 32 आ जाएगा। और इसको आप बाहर मतलब निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, अगर आप इसको मतलब जैसे भी आप करना चाहो, ×4 ऐसे कर कर, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 2 यूनिट्स। तो हमारे पास एक डायगोनल्स जो निकल गया है। अब दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा कौन सा निकालेंगे, बीडी। तो बीडी में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ बार बार, आप एग्जाम में जरूर लिखना। इसको आप x2 y2 बोल दो और इसको बोल दो कि ये x1 y1 है। ठीक है, किसी को भी आप यहाँ पर x1 y1 बोल सकते हो, x1 y1। तो कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -2, और x2 की वैल्यू है 4, होल स्क्वायर कर दो, प्लस। और y1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो कितना आ जाएगा, -6, और यहाँ भी -6। तो कितना आ जाएगा, √36 + 36। और इसको कैसे लिख सकते हो, 72। और अपने अकॉर्डिंग आप इसको फैक्टराइज कर लेना, 6 × 6। तो एक 6 बाहर आ जाएगा, 6√2। और यहाँ पर यूनिट्स। अब हम एरिया निकालते हैं कि भाई एरिया कितना आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ। तो एरिया का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इसने यहाँ पर दे दिया हो आपको एग्जाम में, मुझे नहीं लगता कि शायद ये एग्जाम में आपको फॉर्मूले वगैरह देगा, आपको खुद पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई पहला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल। तो पहला वाला डायगोनल कितना आ गया, आप आगे पीछे कर सकते हो, दूसरा डायगोनल पहला लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो डायगोनल है हमारे पास 4, पहला जो डायगोनल है मतलब 4√2, और दूसरा ये है तो 6√2। अब इस 2 से ये कैंसिल कर दो, तो 2, तो कितना बचा, 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 6√2। देखो 6 2 जा ये 6, और इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12। इस √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 6 और कितना हो जाएगा, और 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपको स्क्वायर यूनिट्स। तो आई थिंक मुझको लगता है ये चैप्टर ही शायद अब जा खत्म हो चुका है, और कुछ बचा नहीं। एक क्वेश्चन, हाँ, इसके अंदर एग्जाम्पल बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 3 छुड़वाया था, वो थोड़ा सा बड़ा सा बैठ रहा था।
तो मैंने उसको सोचा था किसी अलग लेक्चर में करा दूंगा। तो ये हमारे जो है आज का लेक्चर था। और मैं कमिंग लेक्चर में आपको इसके एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। और टाइम मिला तो वो जो क्वेश्चन छूट गया था उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। अदरवाइज उसको मैं किसी अलग लेक्चर में इंक्लूड कर लूंगा। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपको मेरे इन पीपीटी या जो भी पीडीएफ होते हैं उनका टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपका कोई है तो आप मुझको पोस्ट भी कर सकते हो। मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।